एक व्यक्ति का भीषण एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद उसके सर में ऐसी चोट आती है कि वो कोमा में चला जाता है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, पत्नी सर पर ही खड़ी रहती है कि कब मेरे पति कोमा से बाहर आएंगे, कब हमारे बच्चों को देखेंगे, आगे जिंदगी में क्या होगा, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था या तो ये 1 घंटे की नींद है या 24 घंटे की नींद है या ये फिर पूरी जिंदगी की नींद है। जब ये बात घर वाले सुनते हैं तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसा कुछ मत दिखा दे जो हम बर्दाश्त ना कर पाएं। प्रार्थनाओं का असर होता है, जाने क्या होता है, लेकिन 2 साल बाद ये व्यक्ति कोमा से बाहर आ जाता है। लेकिन अब मैं आपको अचंभित करने वाली बात बताती हूँ। जब ये व्यक्ति कोमा से बाहर आता है तो ये एक ऐसी जगह का यहाँ पर जिक्र करता है जहाँ पर ये पहले कभी नहीं गया है। लेकिन जब कोमा से उठने के बाद और जब ये स्वस्थ हो जाता है और उस जगह पर जाता है तो सच में ही वहाँ पर वो जगह थी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? एक व्यक्ति जिसने जो चीज़ देखी ही नहीं है, आखिरकार कोमा में वो उस जगह पर कैसे जा सकता है? और पता है ये व्यक्ति क्या कहता है? ये व्यक्ति कहता है कि मुझे साक्षात वहाँ पर कृष्ण कन्हैया गाय चराते हुए वहाँ पर लेकर जाते हैं। मैंने कोमा के अंदर ही वहाँ पर शीतल जल का पान किया था, यानी इसने वहाँ पर जल भी पिया था। ये भी हैरान कर देने वाली बात है। डॉक्टर इस विषय में बहुत कुछ उलट कहते हैं, लेकिन अब मैं आपकी जो दिल के अंदर खलबली है या पेट के अंदर खलबली मची हुई है उसे थोड़ा सा शांत करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, आज मैंने कोमा के ऊपर एक रिसर्च की और जिस व्यक्ति की मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, उस व्यक्ति का तो मैं आपको इंटरव्यू भी दिला सकती हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति हमारे बहुत पास का है। अब यहाँ पर जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी कि यहाँ पर एक अमेरिका का साइंटिस्ट, यानी वो जानना चाहता था कि कोमा के बाद क्या होता है। उस व्यक्ति ने, जो साइंटिस्ट था, उसने करीबन 14 लोगों को कोमा के लिए चुना और उन्हें एक कहते हैं ना आर्टिफिशियल, यानी एक नकली कोमा में। एक तो होता है कि आप एक्सीडेंट के द्वारा या आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है तब आप कोमा में गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये साइंटिस्ट एक नकली कोमा तैयार करता है और ये 14 की 14 व्यक्तियों को कोमा में भेजता है। दोस्तों, ये 14 व्यक्तियों को कोमा में भेजता है दवाइयों के जरिए। अब ये जानना चाहता था, ये पूरा एक प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट के तहत ये जानना चाहता था कि कोमा के बाद इंसान क्या फील करता है, उसके दिमाग में क्या सब कुछ चल रहा होता है। अब 14 व्यक्ति जो बिस्तर पर कोमा में पड़े हुए थे, इनको करीबन 1 महीने का कोमा लगाया जाता है। पहली बात, बहुत कठिन रहता है ये सब कुछ करना और बहुत ही दिलदार हुए होंगे वो लोग जो अपने आप को कोमा में जाने के लिए तैयार करते हैं। हालांकि कागज कार्रवाई होती है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो 3 दिन के अंदर ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 4 दिन के अंदर दूसरा व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है और यहाँ पर जो साइंटिस्ट होता है उसके ऊपर कानून का डंडा घूमता है। तुरंत इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है। अब कोमा से उन लोगों को बाहर किया जाता है, लेकिन विषय जो तैयार किया गया था, जो बातें थी, वो सभी को पूछनी थी। देखो, जिंदगी में एक नेचुरल घटना हुई है वो अलग होती है, लेकिन घटना अगर किसी को रूप दें तो ये भारी पड़ जाता है। प्रकृति के खिलाफ लड़ना बहुत बड़ी जंग हो जाती है। अब इन व्यक्तियों में से करीबन 2 व्यक्ति जा चुके थे, तो ये 12 व्यक्ति बच जाते हैं। 12 व्यक्तियों से जब पूछा जाता है तो सभी की राय जानकर यहाँ पर सरकार के भी होश उड़ जाते हैं। क्या आप उन लोगों की राय जानना चाहते हैं? सभी लोग अपनी राय बताते हैं और जो लाइन से एक बिस्तर पर लेटे हुए थे, जिन्हें खुद में एक दूसरे का नाम नहीं पता था, उन्हें अलग अलग समय पर कोमा की दवाई देकर और बिल्कुल एक दूसरे से दूर कर कर कोमा में ले जाया गया था। लेकिन फिर भी वो कोमा के अंदर जाने के बाद सभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और 2 व्यक्तियों का गायब होने का वो जिक्र करते हैं। वो ऐसे धूल में मिट जाते हैं, यानी कोमा के अंदर ये 14 व्यक्ति एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि
इनके जो बिस्तर होते हैं या बेड होते हैं वो एक लाइन से बिछे हुए होते हैं। बहुत हैरान कर देने वाली बात थी और बहुत ही ताज्जुब भरी बात थी। दोस्तों, इन बातों को कोई हमारे बीच में रखता नहीं है। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं रखता, लेकिन मैं इन बातों को आप लोगों के सामने क्यों रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि भगवान बहुत बड़ी चीज है। ये जो 12 व्यक्ति होते हैं ये बताते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में थे जहां पर हम घूम रहे थे, हम लोगों को देख रहे थे, हम आसपास घूम रहे हैं, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम कोमा में हैं और शायद हम अपनों को भूल चुके थे जिनके साथ ये रोजमर्रा के काम करते हैं। इतना सब कुछ बताया था और सबरे की सबरे एक साथ रहते हैं और ये इस दुनिया से कटी दुनिया में अपने आप को महसूस करते हैं। इस बात को नोट किया जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद कर दिया जाता है। अब ये तो हुई साइंस के हिसाब से, यानी उस डॉक्टर की राय अलग होती है। वो डॉक्टर कहता है कि कोमा के बाद भी इंसान इधर उधर जाता है, उसका दिमाग या उसकी ऊर्जा या उसकी सोल उसे कोमा के बाद इधर उधर लेकर जाती है। लेकिन साइंस के हिसाब से कहते हैं कि इंसान एक लंबी नींद में जाता है और वहां पर केवल वो इंसान सपनों का, मतलब कहता है ना कि सपनों की दुनिया में रहता है और उसे लगता है कि मैं सच में ही इधर उधर घूम रहा हूँ। मैंने जो एक कहानी सुनाई थी उस कहानी में आप लोगों को पता है, उसमें मैंने बताया था कि एक लड़की करीबन 20 साल तक अपनी माँ के साथ मंदिर जाती है कोमा में होते हुए और 20 साल बाद वो लड़की जिंदा हो जाती है। यानी वो जिंदा तो थी ही, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो चलना फिरना सीख जाती है। तो दोस्तों, आज एक और ऐसी ही घटना और एक ऐसी ही कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। साइंटिस्ट हिसाब से मैंने आपको सब कुछ समझाया और मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको एक व्यक्ति की कहानी बताती हूँ। क्या आप पलवल जिले को जानते हैं? पलवल जिले के पास एक होडल, छोटी सी तहसील या छोटा सा शहर पड़ता है और होडल के पास एक गाँव पड़ता है सौंधद इसको बोला जाता है। इस गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम भीषण होता है। भीषण, विभीषण कह लो या भीषण कह लो, हालांकि इसको गांव में भीषण ही कहा जाता है। भीषण की उम्र करीबन उस वक्त ऐसी रही होगी, ये 25 से 26 साल के होंगे और ये बाइक से नौकरी करने के लिए गांव से बाहर जाया करते थे। अब एक दिन की बात होती है, करीबन 2012 की बात होती है। 2012 में जो भीषण होता है वो अपने घर से बाइक से निकलता है और जो गांव का ही चौराया होता है वहां पर भीषण को जोरदार एक टक्कर लगती है गाड़ी से। भीषण अपनी बाइक से गिरता है उछलकर और वो सर के बट गिरता है। हेलमेट सर पर नहीं होता है, इसको गहरी चोट सर में आती है। लोग जो गांव के थे बहुत मददी होते हैं और वो उठाकर भीषण को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। दोस्तों, घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि जवान बेटा जो घर का कमाने वाला इकलौता बेटा था वो बिस्तर तक पहुंच चुका था। अब भीषण को वहां पर एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वाले थोड़ी देर उसकी जांच पड़ताल करते हैं, कई टेस्ट करते हैं। भीषण होश में नहीं आता है। करीबन 8 घंटे बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो लड़का है वो शायद एक कोमा की नींद में जा चुका है। घर वालों के तोते उड़ जाते हैं। पिता रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पत्नी बेचैन हो उठती है कि अब क्या होगा, जिंदगी में आगे क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी, कैसे बच्चों को पालूंगी और इनकी देखभाल मैं कैसे करूंगी। दोस्तों, कोमा के अंदर इंसान ना तो जीवित रहता है और ना ही मृत रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हॉस्पिटल में इलाज चलता है, जो जरूरी चोटें थी वो भी भर जाती हैं, लेकिन भीषण उस नींद से नहीं उठता है। भीषण को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और उसको घर लाकर रख दिया जाता है। भीषण जब घर रहता है तो पत्नी पति की देखभाल करती है, बच्चों की भी देखभाल करती है और रोज भगवान के मंदिर जाती है। भगवान से कहती है कि प्रभु, जो कुछ भी मैंने पुण्य किया है, जो मेरे हिस्से का पुण्य है वो मेरे पति को दीजिए, लेकिन मेरे पति के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। आप ध्यान कर लीजिए, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो समझ लीजिएगा कि उसके साथ मैं भी आपके पास आऊंगी और मैं आपके विरुद्ध खड़ी हो जाऊंगी। आप लोगों को एक बताऊं कि जब पत्नी अपनी जिद पर आती है ना, तो शायद वो यमराज से भी लड़ जाती है। धीरे धीरे समय चलता रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। भीषण को साफ सफाई, उसकी कमर में भी घाव होने शुरू हो जाते हैं। वक्त निकलता है, 2 साल निकल जाते हैं।
2 साल तक डॉक्टरों की दवाई, जरूरी जांच पड़ताल सब कुछ होता है। पिता अपने बेटे के हाथ को पकड़कर रोता है, अरे बेटा, मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और मैंने सोचा कि अब तू कमाएगा और मैं बैठकर खाऊंगा। अब मैं कैसे बैठकर खाऊंगा रे? तू तो बिस्तर पर लेटा हुआ है, कब उठेगा इस बिस्तर से? कब मेरे लिए तू कमाएगा और कब मैं बैठकर खाऊंगा? मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है रे तुझे देखकर। माँ का दर्द तो मैं आपको नहीं बता सकती जितना माँ को दर्द होता है। धीरे धीरे और वक्त निकलता है और 2 साल के बाद भीषण अपने हाथ को हिलाता है। जब भीषण अपने हाथ को हिलाता है तो उसको तुरंत एम्बुलेंस में दोबारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दोस्तों, जब भीषण को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर कुछ जरूरी जांचें होती हैं। डॉक्टर कहते हैं चमत्कार हुआ है, आज तक ऐसा नहीं देखा जो देखने को मिला है। कभी भी कोई 2 साल के अंदर कोमे से बाहर नहीं आया है। ये पहला ऐसा शख्स है जिसने इतनी जल्दी की है। अब यहाँ पर भीषण कोमा से बाहर आ चुका था। कोमा से जब वो बाहर आता है तो कुछ शरीर में कमी थी। कमी क्या होती है कि जीभ अपना काम करने से कम हो जाती है। आज भी वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। मैं आपकी उनसे बात कराऊंगी तो उन्हें देखकर लगता है कि मानो कितना नशा किया हो, जैसे जीभ लड़खड़ाती है, क्योंकि शरीर में कुछ पैरालाइज जैसी हालात होते हैं। वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आज वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी और कामयाबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। पत्नी अपने पति को देखकर खुश होती है, पिता अपने बेटे को देखकर खुश होता है और गांव वाले भी खुश होते हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ, एक लड़का, जवान लड़का था और घर का देखभाल करने वाला था, सही हुआ अगर ये ठीक हो गया। अब इससे आगे की जो कहानी मैं आप लोगों के सामने रखूंगी वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। भीषम जब एक आम जिंदगी में आता है, ठीक होता है, हॉस्पिटल से घर आता है, तो वो अपनी माँ और अपने पिता और अपनी पत्नी को अपने पास बिठाता है। पड़ोस के कुछ लोग होते हैं और वो कहता है कि मैं जो बातें आप लोगों से करने जा रहा हूँ वो बातें थोड़ी सी आप लोगों को ऊट पटांगे लगेंगी। मैं 2 साल जब कोमा के अंदर रहता हूँ तो मैं कृष्ण भगवान से मिला हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ बिहारी जी कौन है, कृष्ण भगवान कौन है, लेकिन मैं उनसे मिला हूँ और वो मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गए थे। जिस दिन मैं कोमा से बाहर आता हूँ वहाँ पर एक बहुत सुंदर नलका लगा हुआ है, एक कच्चा मकान बना हुआ है और कृष्ण कन्हैया वहाँ पर गायों के साथ होते हैं। और मैंने उस नलके से पानी पिया। जब मेरे गले की प्यास बुझती है तो मेरी आंखें खुलती हैं और मेरा हाथ हिलता है। बाबा, मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। क्या ये मेरी कल्पना थी? क्या सच में ही वो जगह है? वो कहते हैं कि बेटा तू उस जगह को पहचानेगा कैसे? तो वो कहता है कि बाबा, ब्रज परिक्रमा में वो जगह पड़ती है। मैं आज तक ब्रज परिक्रमा नहीं गया, ना ही मैंने वो रास्ता देखा है। तो 84 कोस की जो परिक्रमा होती है उसका यहाँ पर भीषण जिक्र करता है। माँ बाप कहते हैं कि ठीक हो जा, चल तेरी जिद भी पूरी हो जाएगी, तू जाकर देख लेना, शायद तुम्हें वैसे ही एहसास हुआ होगा। उसके बाद जब ये ऊट पटांगे बातें करता है तो डॉक्टर से भी खुद जाकर बात करता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि जब अक्सर लोग कोमा के अंदर जाते हैं तो वो एक गहरी नींद में जाते हैं। उसमें अक्सर वो सपने भी देखते हैं, खेलते भी हैं, चलते भी हैं, कूदते भी हैं, ये सब कुछ होता है। भीषण इसी को सच मान लेता है, लेकिन उसे तसल्ली नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? उसे वो जगह सताती है, वो घुंघरुओं वाला, वो पायलों वाला, मुरली वाला, उसे वो सताता है। अब वो क्या करता है कि वो जल्दी से ठीक होता है, अच्छा खाता है, अच्छा अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। दोस्तों, वो उसी जगह पर जाने का फैसला करता है। दोस्तों, भीषण जब उस जगह पर जाता है तो आप हैरान हो जाओगे। वहाँ पर एक कच्चा मकान है, रास्ते में एक नलका है और जब वो भीषम उस नलके को चलाता है तो उससे बहुत शीतल जल निकलता है। जो जल उसने कोमा के अंदर पिया था वही जल वहाँ पर होता है। अब ये बहुत ताज्जुब भरी बात थी। भीषम भगवान के सामने नतमस्तक हो चुका था, बिहारी जी के दर्शन करता है, भगवान को मानता है और आज भी जो भीषण है वो भगवान की बहुत पूजा पाठ करता है, श्री हरि। और वो हमेशा, मैंने उनसे जब बात की तो पता है क्या लगता है, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ है वही कराएंगे और वही करेंगे।
दोस्तों ये कहानी दिल को छू लेने वाली थी और ये उस सत्य को सबके सामने लाती है, क्योंकि इस पर साइंटिस्ट ने भी रिसर्च की थी। हालांकि वो पूरा प्रोजेक्ट फेल भले ही हो चुका था, लेकिन एक सच्चाई उससे सबके सामने आती है। कोई भी प्रोजेक्ट फेल भले ही हो जाए, लेकिन वो बहुत सारे राज खोलता है। तो उसने क्या राज खोले थे कि कॉमा के बाद भी इंसान अगर एक दूसरे के साथ, दो कॉमा वाले इंसान एक दूसरे के साथ बेड पर पड़े हुए हैं, दो बेडों पर, तो वो कॉमा के अंदर जाकर दोनों एक दूसरे से जांच पड़ताल कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे का नाम पहचान सकते हैं। बहुत हैरान भरी बात है, ये साइंस को झुठलाते हुए एक नई ही चीज सभी के सामने आ रही है। 3 घटनाएं मैं ऐसी लेकर आई हूं जो सत्यता पर रखी गई हैं। 100% ये घटना सत्य है। भीषम से आपका इंटरव्यू जरूर कराऊंगी। वक्त के अनुसार सब कुछ होता है दोस्तों, जिंदगी इतनी बिजी चलती है, क्या कहूँ मैं आप लोगों से, काम इतना हो जाता है, 2 वीडियो, घर का काम, बच्चों का काम, सब कुछ देखना पड़ता है। आप लोग भी समझते हैं। यहाँ पर भीषम बताते हैं कि मैंने भगवान को गहराई से तब जाना क्योंकि मेरे पास भगवान आते हैं और कहते हैं कि भीषण तुम्हें बेड से उठना होगा और तुम्हें मैं एक ऐसी जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। भीषण अब भी बताते हैं इन बातों को। कहते हैं कि बहन जी मैं वहाँ पर गया, भगवान खुद मेरे लिए नल का चलाते हैं। जब मैं उस शीतल जल को पीता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई ये बहुत स्वादिष्ट जल है, मानो मैं अमृत पी रहा हूँ। और वो भगवान मान रहा है या उन्हें अपना दोस्त मान रहा है। अब यहाँ पर जो ये इन्हें लेकर आया था, जिसके हाथ में मुरली होती है, गाय चराते हैं, घुंघरुओं वाली पायल होती है, ये कहते हैं कि अब तुम्हें उठना होगा और घर को देखना होगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है और अब तुम ठीक हो, स्वस्थ हो। और बेड पर खुद बिठाकर कृष्ण भगवान इसको बिठा कर जाते हैं। क्या ऐसी लीला आपने देखी है? क्या ऐसी माया आपने देखी है? क्या आपके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है? हालांकि एक बात तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, भगवान किसी का भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं, वो भूखा भी किसी को नहीं छोड़ते हैं, प्रबंध पहले ही हो जाता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि इतना सब कुछ कैसे होगा, लेकिन सभी व्यवस्थाएं वो खुद कर देते हैं। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने काम से पीछे नहीं हट सकते। हम कामचोर हैं, हम अपने काम से पीछे हट सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भीषम की कहानी समाप्त होती है और ये कहानी आपको क्या प्रेरणा देती है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। और कॉमा के प्रति ये कहानी आपका नजरिया और आपकी सोच बदल देगी। शायद डॉक्टर भी कभी कभी उल्टी सीधी बातें करते हैं, हालांकि हमने आरोप नहीं लगाए हैं। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। पहला नाम है अलका चंदेल। अलका चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी M2 बहुत बहुत धन्यवाद। आशा तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। अलका शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहन कैसी हो? मंजू चौधरी छोटी बहन कैसी हो? यहाँ पर राव यूटी बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन कई दिनों में आपका कमेंट दिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। जयवंता संदिला बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अर्चना शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहन कैसी हो आप? सीताराम गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। यहाँ पर सुषमा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मूल चंद गुजर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर बबीता बहन जो दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीकांत भाई कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़कर। आप सभी के कमेंट बहुत प्यारे होते हैं। ज्ञान तारा सरस्वती, आज तो इन्होंने बहुत अच्छे कमेंट किए। कंगना रनौत आप किसे कह रही थी, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दोबारा से बताना। कंगना रनौत, हाँ मुझे पता है वो पहाड़ी इलाके की हैं। सीता दलाल बहुत बहुत धन्यवाद बहन। लखविंदर सिंह भाई आ गए हैं, हमारे भाई जिन्हें हम कल याद कर रहे थे। राजेंद्र सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई बहुत दिन से गायब थे। नीतीश शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई जो हमें बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। इन सभी लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनिका रूहेला बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण
रामायण कुशवाहा भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बेटा कहते हो, बहुत अच्छा लगता है। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारी बहन कैसी हो आप। यहाँ पर सिकंदर सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला खड़का बहन कैसी हो आप, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर। ललिता यादव बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन हमारी जो लखनऊ से हैं बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सरयू बाला बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राना सुनीता बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष चौधरी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शारदा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता यादव बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। महेंद्र दीक्षित छत्तीसगढ़ से, ये भी बहुत प्यारे और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। दोस्तों आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। रेनू शर्मा का आज जन्मदिन है। रेनू शर्मा बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन हजारों साल तक चलता रहे, हालांकि 100 साल ही चलता है, ये तो चलो सब कहने की बात है, लेकिन रेनू शर्मा हम आपको दिल से विश करना चाहते हैं, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब यहाँ पर भानु प्रताप भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रताप भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी लोगों का सपोर्ट और आप सभी लोगों का प्यार हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। आपने हमें बहन माना, बेटी माना और इतने अच्छे से आप बात करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बेटी कहते हैं। सरयू बाला बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बबीता बहन हमें बहन मानती हैं और यहाँ पर यशवंती माँ बेटा कहकर बुलाती हैं। यहाँ पर कांताबाई माँ भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कांताबाई अक्सर कहती हैं कि आप मेरी बेटी हो। उर्मिला खड़का बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मधु उपमन वो भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। दोस्तों यहाँ पर इंदु शर्मा कहीं गायब हैं। ऐश्वर्या बहन बहुत दुख में हैं। मतलब मेरा परिवार ना हर रोज बढ़ता है और मुझे मेरे परिवार के साथ बात करना, परिवार से बातचीत करना, पता है ना, बहुत अच्छी बात होती है। एकता में ही सब कुछ होता है। और दोस्तों आप लोगों को देश के हालात वाकई में ही पता होंगे कि क्या कुछ चल रहा है, तो आप सभी लोग बढ़ चढ़कर अपने देश के प्रति एक ईमानदारी दिखाइए। अपने देश के प्रति आपको अपने अंदर एक जज्बा रखना होगा और अपने आप को साबित करना होगा कि आप देश के प्रति कितने ईमानदार हैं। अब यहाँ पर रही बात, अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। यहाँ पर हमारे अनिल साक्य भाई जो फरीदाबाद से हैं, उनका नाम भी रह चुका है। अब सभी लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, उसके लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रेनू शर्मा का जो जन्मदिन है, सभी बधाई दीजिए उनको, क्योंकि जन्मदिन साल में एक बार आता है। हमारा भी 32-33 साल में पहली बार जन्मदिन मना, तो बहुत अच्छा लगा। अब आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ, आप सभी लोगों के सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।